हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज़ में, जहां पे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जिनमें द ट्रिब्यून, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और उसके साथ साथ दिव्य हिमाचल मौजूद हैं, उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिली। उसके साथ साथ एक दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर लेता हूँ। इससे पहले हम आज की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर डिस्कशन करें। देखिए, अगर आप लोग बहुत डिटेलिंग में न्यूज़ को चाहते हो तो प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से शाम को 6:15 बजे हमारा सेशन चलता है, आप उसको देखिए। और अगर आप लोग मेंस परस्पेक्टिव से डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो तो हर सैटरडे को 10 से 12 हमारे यूट्यूब के ऊपर ही एक फ्री सेशन रहता है, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन अगेन, ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आप लोगों को असिस्ट करना, या आप लोगों को सिर्फ बताना, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए सारे न्यूज़पेपर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ साथ कभी कभी जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि अच्छा, ये वाला जो आर्टिकल है इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और किस तरह से अगर पढ़ना है तो प्री में कैसा पूछा जाएगा, मेंस में कैसे पूछा जाएगा, और किस स्पेसिफिक टॉपिक, किस जनरल स्टडीज़ के पेपर के साथ हम लोग इसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये सेशन बेसिकली वहाँ पे आप लोगों की मदद करता है, वहाँ पे आप लोगों की हेल्प करता है, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपने इनकलकेट करनी है। क्लियर, चाहे आप खुद पढ़िए डन। अगर इससे सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं भी है तब भी न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो आप लोगों ने शुरू करना है। और रोज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम टाइम तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटा जो है वो न्यूज़पेपर के ऊपर ज़रूर लगाना है, अगर आप लोग दूसरों से अपने आप को थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हो। क्योंकि देखिए, जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है, तो सभी सेम तरह की बुक्स रीड करते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग आप लोग न्यूज़पेपर से बिल्ड करोगे, जैसे पिछले कुछ दिनों में होपफुली आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि बड़े सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी एनेक्डोट्स हैं, बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं और जो नॉर्मल हमारी बुक्स हैं उनमें उनका जिक्र नहीं होता है। तो नॉर्मल बुक्स में कंसेप्ट्स रहते हैं, यहाँ से बेसिकली जो करंट डेवलपमेंट है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो अखबार पढ़िए और अपना खुद का एक कंटेंट जो है वो बिल्ड करिए विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। तो चलिए, पहली न्यूज़ के ऊपर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। पहली न्यूज़ जो अवार्ड से रिलेटेड है। कुछ समय पहले सरकार के द्वारा 25 जनवरी को सरकार के द्वारा पद्मा अवार्ड्स, जिनमें सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री मौजूद हैं, शामिल हैं, इनको अनाउंस किया गया था। तो अभी सरकार के द्वारा जब वो ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए, तो वैसे तो ये अवार्ड टोटल 132 इंडिविजुअल्स को अनाउंस किए गए थे, लेकिन जो प्रेजेंट हुए हैं वो थोड़े कम लोगों को हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो ध्यान फोकस करना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है, वो सबसे पहले हमारा रहेगा कि जो पद्म विभूषण है वो किस किस को दिया गया। तो पद्म विभूषण जो अब आप लोग देखिए, बिंदेश्वर पाठक, इनको जो है, जो फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल है, 1991 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, अभी इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। उसके साथ साथ हमारे देश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी, उनको भी पद्म विभूषण मिला। और उसके साथ साथ भरतनाट्यम डांसर जिनका नाम पद्मा सुब्रमण्यम है, इनको भी पद्म विभूषण मिला। तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी एकत्रित कर लेना। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में किनको पद्म अवार्ड से नवाजा गया, उनके बारे में आज हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर जो आप लोगों ने ध्यान केंद्रित करना है। दूसरी चीज के ऊपर मूव करते हैं। सेकंड है, 2 वुमेन नेवी ऑफिसर्स रिटर्न आफ्टर हिस्टोरिक ट्रांस ओशनिक एक्सपीडिशन। तो ट्रांस ओशनिक एक्सपीडिशन, जहाँ पे आप लोग जब एक ओशन को क्रॉस करते हो, जहाँ पे जो जो अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, लोग हैं, उनके साथ आप मिलते हो। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे एक नेवल सेलिंग वेसल है, INSV तारिणी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 वुमेन नेवी ऑफिसर्स थी, उन्होंने बेसिकली इस एक्सपीडिशन को जो है वो कंप्लीट किया है। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सन इन न्यूज़, यानी कि वो जो दो ऑफिसर्स थी उनका नाम क्या क्या था, क्लियर, जिसमें आप लोग है डिलना के, और उसके साथ साथ जो है वो रूपा ए। तो आप लोग जो इन दोनों का नाम याद रखिए, और उसके साथ साथ ये किस जगह के ऊपर गई हुई थी, और साथ में जो वेसल है उसका नाम क्या है। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के साथ भी डिफेंस सर्विसेज के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के एग्जाम्पल के रूप में भी आप लोग इसको पिक कर सकते हो। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो प्लेसेस इन न्यूज़ से रिलेटेड है, सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड न्यूज़ है। राजनाथ विजिट हिस्टोरिक कुमार पोस्ट इन सियाचिन, रिव्यू सिक्योरिटी। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की, तो अभी काफ़ी समय से ऑपरेशन मेघदूत की बात हो रही थी। तो सबसे पहले 1978 में जो एडवांस पोस्ट जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर स्टेब्लिश हुई थी, उस पोस्ट का नाम जो है वो है कुमार पोस्ट। तो वहीं पे ही बेसिकली हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। जो कुमार पोस्ट है ये बेसिकली 15,000 फीट ऑल्टीट्यूड
पे ऑलमोस्ट जो है वो मौजूद है। और इस कुमार पोस्ट का जो नाम था, इट वाज नेम्ड आफ्टर कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्होंने 1978 में सबसे पहले जो भी इंडिया का पहला मिलिट्री एक्सपीडिशन जो है वो लीड किया था। उसके बाद मल्टीपल एक्सपीडिशंस हमारे हुए, हम धीरे धीरे जो वो सियाचिन के पास जाते रहे, और बाद में जब ऑपरेशन में एक दूत जो है वो हमारे द्वारा अनाउंस किया गया, तो उसके बाद हमने ऑलमोस्ट जो वो सियाचिन के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया। तो यहाँ से ये पूरे का पूरा जो मैप है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पाकिस्तान के द्वारा जो प्रपोज्ड बॉर्डर है उसमें सियाचिन उनका हिस्सा है, क्लियर। इंडिया का बेस कैंप जो अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ ये जो है जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन जो इंडिया के पास है वो ये वाली है। तो इंडिया जो भी यहाँ से पीओके और चाइना दोनों के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है या नज़र रख सकता है। तो कहना कि स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से भी ये वाला जो एरिया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली आप बस इसी चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिएगा, क्योंकि ऑपरेशन में एक दूसरे रिलेटेड काफ़ी जानकारी हम लोगों को अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर जो है वो देखने को मिली। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, चाइनाज मिलिट्री टेक अंडर लेंस आफ्टर पुअर शो इन कन्फ्लिक्ट एक्सपोर्ट डिप। तो बेसिकली इंडो चाइना रिलेशंस में चाइना की जो मिलिट्री एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो ये आर्टिकल आधारित है, जहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जब इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, और उसके साथ साथ इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ चाइनीज़ जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स, उनको यूज़ किया जा रहा है, तो उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पे रिसेंटली ईरान का भी एग्जांपल दिया गया, जहाँ पे हमने देखा कि ईरान के द्वारा जितने मिसाइल्स रॉकेट्स जो है वो इसराइल के ऊपर डाले गए, तो उनमें से 99% जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो काफ़ी सवालिया निशान जो भी स्पेसिफिक टाइम पे चाइना के ऊपर उठ रहे हैं। और ये डाटा जो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि चाइना जो है वो 5.8% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट इन 2019-23, क्लियर। और इसमें जो है वो हम लोगों को टोटल 5.3% का जो वो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक सी जानकारी है, जहाँ पे चाइना का एक फ्रंट जो है उसके ऊपर हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, राइट मूव गुकेश बिकम्स यंगेस्ट टू कंटेस्ट वर्ल्ड टाइटल। तो देखिए, टेनिस में क्या है कि एक कैंडिडेट टूर्नामेंट रहता है, कैंडिडेट टूर्नामेंट को जो भी जीतता है वो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता है। तो बेसिकली ये जो कैंडिडेट टूर्नामेंट है इसको हिंदुस्तानी के द्वारा जीता गया, और इनका नाम जो है वो है डी दोमा राजू गुकेश, क्लियर। तो उनका नाम जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ये चैलेंज करेंगे डिंग लायरन। डिंग लायरन जो है वो आपके चाइना से है, ठीक है। तो अब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में जो है वो इनको चैलेंज किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या नतीजा रहेगा। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि कैंडिडेट टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता। अब देखेंगे हम लोग कि ये दिन होपफुली जो चाइनीज़ चेस प्लेयर उनको ये हरा दे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड है, प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स। तो कल थोड़ा सा भी हम लोगों ने यहाँ पे भी जिक्र किया था। तो इस न्यूज़ में जो कनाडा के अंदर एक सबमिट हो रहा है, उसी का ही जिक्र किया गया कि जहाँ पे किस तरह से जो प्लास्टिक है उसके यूज़ को बैन करने की बात हो रही है। प्लास्टिक की पूरे का पूरा, जैसे प्लास्टिक में जब हम लोग प्लास्टिक से रिलेटेड बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो यूजिबिलिटी है उसकी बात हो रही है। तो अभी प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चाइना और बाकी जो पेट्रोकेमिकल लीडिंग कंट्रीज़ हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, इसके एंटी हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इस ट्रीटी की आउटकम हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा ये स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस, उसके बाद शायद हम लोगों को बेटर आइडिया लग पाए कि प्लास्टिक के ऊपर जो वो क्या डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम मूव करेंगे, व्हाट आर रूल्स अराउंड स्टार कैंपेनर्स। अब देखिए, ये बेसिकली न्यूज़ जो वो बहुत अच्छी न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये न्यूज़ आप लोगों को पब्लिश होती हुई देखने को मिली। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली जानकारी इलेक्शन से रिलेटेड देखने को मिलेगी। जैसे हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके द्वारा स्टार कैंपेनर्स जो हैं उनको अनाउंस किया जाता है। वो स्टार कैंपेनर्स नॉर्मली उनके लीडर्स रहते हैं, और कभी कभी किसी को बाहर से भी स्टार कैंपेनर के रूप में हायर किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जब भी हम स्टार कैंपेनर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जिक्र है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे स्टार कैंपेनर्स जो है उनका जिक्र होता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है, वो 40 तक कैंपेनर्स जो हैं वो हायर कर सकती हैं। इस पार्डन मैं हायर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अपॉइंट कर सकती हैं। और उसके साथ साथ जो अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, क्लियर, वो पार्टीज़ जो हैं वो बेसिकली 20 तक स्टार्ट कैंपेनर्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए किसी को स्टार कैंपेनर के रूप में अपॉइंट किया गया, स्टार कैंपेनर किसी कैंडिडेट के एरिया में गया, तो जो खर्चा वहाँ पे स्टार कैंपेनर के ऊपर होगा, क्या वो उस कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत ना, देखिए, इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट इज 95 लाख पर लोकसभा। एक लोकसभा की सीट अगर बड़े राज्यों में फाइट कर रहा है तो 95 लाख तक का अमाउंट है, और अगर छोटे राज्यों में फाइट कर रहा है तो 75 लाख तक जो है वो इलेक्शन के दौरान खर्चा किया जा सकता है।
हालांकि रियलिटी सबको पता है कि इतने कम पैसों में जो है वो लोकसभा के इलेक्शन तो नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन जो लीगल लिमिट है वो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, जो बेसिकली इसी आर्टिकल के जरिए जो एड्रेस किया गया है कि ये जो स्टार कैंपेनर्स है, इनका जो एक्सपेंडिचर है क्या वो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो वैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है कि वो वैसे इन जनरली जो वो इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन अगर वो स्टार कैंपेनर जो वो कैंडिडेट के साथ उसके लिए वोट मांगेगा तब वो एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्लूड होगा। अब वो जो एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक प्रॉपर लिस्ट बनी होती है कि किस किस का कितना कितना खर्चा डाला जाएगा, और वो लिस्ट जो है वो मार्केट वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठते हैं। इसके साथ साथ अगर स्टार कैंपेनर जो है वो कोई एक ऐसी एक्टिविटी करता है जो लोगों के बीच में द्वेष बढ़ाने का काम करते हैं, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या किया जाएगा, तो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, जहाँ पे हमारे यहाँ के भी एमपी मौजूद हैं अनुराग ठाकुर जी, और उसके साथ साथ प्रवेश वर्मा, जिनको जो है वो स्टार कैंपेनर की लिस्ट से बीच में इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाल दिया गया था। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहे थे और कमलनाथ को वहाँ पे स्टार कैंपेनर की लिस्ट से निकाला गया, तो वहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, बाद में कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जो इस तरह का कोई भी अधिकार, इस तरह की कोई भी पावर नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 324 को साइड करता है, जहाँ पे इलेक्शंस को सुप्रिटेंडेंट और किस तरह से कैरी आउट किया जाएगा, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास जो वो पूरे का पूरा अधिकार है। तो इन जनरल ये पूरे का पूरा जो आर्टिकल है वो स्टार कैंपेनर्स के ऊपर आधारित है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा समय टू समय जो है, टाइम टू टाइम जो है, वो स्टार कैंपेनर जो वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो क्या इनकी कोई लीगल बैकिंग है या नहीं है, तो लीगल बैकिंग है, और यही इस आर्टिकल के अंदर जो वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। तो आप लोग जो इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, वाई हाई कोर्ट अपहेल्ड कर्नाटकाज बैन ऑन हुक्का। तो कर्नाटका सरकार के द्वारा हुक्का जो है उसको बैन कर दिया गया था, जिसको वहाँ के लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया था। जब हुक्का बैन हुआ तो अब हाई कोर्ट ने जब उसको डिफेंड किया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, पहली बात, आर्टिकल 47 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेट है उनके द्वारा रूल्स, पॉलिसीज, लॉज पास किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो डिफेंडर थे, यानी कि जो चाहते थे कि हुक्का बैन ना हो, उन्होंने साइट किया था आर्टिकल 19(1)(g। आर्टिकल 19(1)(g आप लोगों को अपनी तरह से किसी भी तरह का बिजनेस करने का अधिकार देता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो डिसीजन है उनके बिजनेस के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट डाल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि 19(1)(g की जब हम बात करेंगे तो इसके ऊपर हम लोगों को सब्सिक्वेंट रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलती है आर्टिकल 19 क्लॉज 6 की, जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। यानी कि ये जो 19(1)(g है, बिजनेस करने का जो अधिकार है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये दो आर्टिकल जो है उनका जिक्र यहाँ पे हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा, रीड करिएगा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, जहाँ पे हुक्का के साथ किस तरह से दो आर्टिकल जो उनको लिंक किया गया है, जिस पे डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पद्मश्री से नवाजे गए शिमला के सोमदत्त बट्टू जी। तो सोमदत्त बट्टू जी की अगर हम बात करें तो संगीत साधना के लिए पटियाला घराने से रिलेटेड हैं सोमदत्त बट्टू। तो इनके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट नाउ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स। तो देखिए, इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा अच्छा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्रॉपरली जो हमारे लिबर्टी राइट्स है और उसके साथ साथ जो वेलफेयर राइट्स हैं, उनके बीच का भी एक कंपैरिजन दिया गया है कि दोनों में से अगर तवज्जो देनी है तो किसको देनी है। क्योंकि जो वेलफेयर राइट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आर्टिकल 21 की भी हम बात करें, जहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट जो है वो आपके राइट टू लाइफ का हिस्सा बना है। इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये बेसिकली आप लोगों की वेलफेयर राइट है। तो नॉर्मली जो वेलफेयर राइट किसी को प्रोवाइड करना होता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो उस भी चैलेंज का जिक्र जो स्पेसिफिक आर्टिकल में किया गया, और उसके साथ साथ किस तरह से जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, या क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट स्पेसिफिक टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दोषी हैं। तो वहाँ भी उनकी भी अकाउंटेबिलिटी या उनकी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे स्टेट की गई है। तो इस आर्टिकल को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, उसी से रिलेटेड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो भी इस आर्टिकल में, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है इस आर्टिकल में बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, रिस्टोरिंग अर्थ राइट टू गुड हेल्थ। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अर्थ डे है, तो बेसिकली यहाँ पे लिंकेज किया गया है। लिंक कैसे किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और उसके साथ साथ किस तरीके से जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्लियर, और इंडिविजुअल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ताकि अल्टीमेटली जो है वो हम ओवरऑल डेवलप कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको, और इन जनरल जो अर्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हम लोग इस स्पेसिफिक टाइम पे जो फेस कर रहे हैं, उनको एसोसिएट किया गया है। तो इस आर्टिकल को भी आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे, पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। हिमाचल प्रदेश एचपीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की बात करें, तो वहाँ पे स्पेशल एबिलिटी के ऊपर स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो उसी के ऊपर ये न्यूज़ है, पॉलिटिकल स्पेस फॉर डिसेबिलिटी राइट्स ए स्लाइवर ऑफ होप। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे
स्पेशल डिसेबिलिटी की, तो यहाँ पे बात की गई है कि आर्टिकल 15 में जब हम लोग अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं पब्लिक स्फीयर, तो वहाँ पे स्पेशल एबिलिटी वर्ड या डिसेबिलिटी वर्ड जो है वो मेंशन नहीं है। तो उसी का जिक्र यहाँ पे किया गया कि उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो अलग अलग कन्वेंशंस हैं उनका जिक्र हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। किस तरीके से इंडिया ने उन कन्वेंशंस को साइन किया, बाद में इंडिया के द्वारा जो है वो एक एक्ट पास किया गया, उस एक्ट में प्रोटेक्शन मिली, लेकिन वो सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन मिली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है वो अभी भी नहीं मिली है। तो ये काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल जो है वो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से जो स्पेशल एबिलिटी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है ए लेसन फ्रॉम ताइवान इन क्वेक रेजिलियंस। तो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि ताइवान में एक बड़ा ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। इससे पहले 1999 में ताइवान में अर्थक्वेक आया था, जिसमें बहुत सारे लोग जो वो मरे थे, और बड़ा ज़्यादा जो है वो लोगों को बड़ा ना कष्ट का सामना सामना करना पड़ा था, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। क्लियर। लेकिन इस बार जो उसका इम्पैक्ट है वो हम लोगों को बहुत कम देखने को मिला। तो उसी के ऊपर बेसिकली जो है वो पूरे का पूरा कि इंडिया को भी इस तरह का जो अप्रोच है वो अख्तियार करना चाहिए। और पूरा जोग्राफिकल रीजंस भी दिए हुए हैं कि किस तरीके से यूरेशियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है। क्लियर। जहाँ पे फिलीपींस प्लेट बहुत स्पीड के साथ जा रही है, और यही रीज़न है कि वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक जो वो देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने भी एक पूरा सिस्टम बिल्ड किया है, तो इंडिया को भी वहाँ से जो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्या डिजास्टर मैनेजमेंट में एक केस स्टडी हो सकती है ग्लोबल लेवल के ऊपर, उसको हम लोग पिक कर सकते हैं। तो करंट अफेयर में ये वाली चीज़ें जो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे, एंड शेडो ओवर ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट जो रोज़ हम लोगों को इसके ऊपर आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से जो अटैक है वो न्यूक्लियर साइट्स के नज़दीक ही हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, जहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। इसराइल की तरफ से मेन पर्सपेक्टिव यही है कि इसराइल ने जो है वो अपनी मर्जी से अटैक करके ये बता दिया ईरान को कि वो कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन सबकी जो टोन है वो स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। लेकिन जिन जिन जगहों के ऊपर अटैक किया गया वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ये न्यूज़ जो है वो आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार पढ़ सकते हो, अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी ईजी, मतलब एक बार रीड करोगे तो बड़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मली आप लोगों ने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में पिछले कुछ दिनों में पढ़ी होंगी। तो ये थे आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।